नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकों के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर एनसीईआरटी को गहराई से समझ सकें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन टू लाइन समझना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपको अपनी कक्षा के हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए गए हैं। उसके बाद जो क्लास 8 के विद्यार्थी हैं, यदि वो स्पेशल अपनी कक्षा के विषय पढ़ना चाहते हैं कि हमें क्लास 8 के अलावा और विषय नहीं पढ़ने, तो आपके लिए एक अलग प्लेटफ़ॉर्म बना दिया गया है एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 8। उस चैनल पे जाइए, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 8 और उस चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएँगे, तो आपको सिर्फ अपनी ही कक्षा के विषयों की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट ढूँढने में आसानी होगी। बाकी आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। आज हमें करना है लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आराम से। मैंने जैसे आपको हर बार बताता हूँ कि मेरा मकसद यही होता है कि आपको मैं क्वेश्चन आंसर समझा दूं, नहीं कि रट्टा मार के याद करवा दूं कि एक बार मैं इसको पढ़ दूं और आपसे कहूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। याद नहीं करना है, आपको क्वेश्चन का आंसर समझना है। तो उसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले देखिए उपनिवेशवाद क्या है। तो यहाँ पे उपनिवेशवाद का क्या मतलब होगा कि ये देखिए, जब कोई एक देश किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर अधिकार कर वहां अपनी बस्तियां स्थापित करता है। जब एक देश किसी दूसरे देश पर अधिकार या फिर दूसरा देश है या फिर दूसरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब एक शक्तिशाली देश शक्तिशाली अधिकार करेगा, ठीक है, कमजोर अधिकार कैसे कर सकता है कि जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है। सिंपल है कि दूसरे देश पर या किसी छोटे से क्षेत्र पर उसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, वहां अपनी बस्तियां स्थापित करता है और अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तंत्र को लागू करता है। तो अपने राजनीतिक तंत्र मतलब वहां का जो शासन है, ठीक है, उसको किसके अनुसार चलाता है, अपने खुद के अनुसार चलाता है। वहां जो आर्थिक है, आर्थिक तंत्र मतलब जो कर प्रणाली है, ठीक है, टैक्स वगैरह लगाने वो भी अपने अनुसार लगाता है। और सांस्कृतिक तंत्र, सांस्कृतिक मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई है, लेन देन है, वो किस प्रकार से होगा, तो वो तंत्र आपको लागू करता है, खुद का तंत्र लागू करता है। तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। आप कहेंगे सर सही से समझ में नहीं आया। मुझे पता है आपको सही से समझ में नहीं आता। एक बार आपको यही लैंग्वेज करवाता हूँ दोबारा से और फिर मैं आपको क्या करता हूँ कि एक आसान शब्दों में इसका आंसर करवाता हूँ। देखिए, जब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जब एक देश किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर अधिकार कर वहां अपनी बस्तियां स्थापित करता है, मतलब अपने भवनों का निर्माण करता है, वहां वो क्या है कि एक रेजिडेंस बना देते हैं, वो स्थायी निवास आपका वो एक बार बना लेते हैं, वहां पे किले वगैरह बना लेते हैं, छावनियां वगैरह बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बस्तियां भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पर अधिकार करके या फिर कब्जा करके वहां अपनी बस्तियां स्थापित कर लेता है, तो वो क्या करता है, तो वो वहां क्या करता है कि अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तंत्र को, जो खुद की उस शक्तिशाली देश की जो राजनीतिक सिस्टम है ना, और जो आपका सांस्कृतिक सिस्टम है, जो उनका आर्थिक तंत्र है, तो उसको उस देश पर लागू करता है। ठीक है, ये तो थी आपकी किताबी ज्ञान, जो आपको किताब के अनुसार आपको याद करना। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए। अब मैं बताता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में आपको, उपनिवेशवाद क्या है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश या फिर क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और उसके शासन को भी, उसके शासन को, उसके संस्कृति को, उसके आर्थिक क्रियाकलापों को अपने अनुसार चलाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। उसका जो भी कार्य व्यवस्था है उसको अपने अनुसार चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, अंग्रेज भारत में आए थे, आप आए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने अनुसार चलाया भारत का शासन। उन्होंने अपने गवर्नर जनरल बनाए, अपने अधिकारी नियुक्त किए, जो टैक्स लगाए थे वो अपने अनुसार किए, ठीक है, भाषा जो पढ़ाई जानी थी वो अपने अनुसार किया। तो उसने क्या किया कि किया था, ये उपनिवेशवाद है। क्या है, उपनिवेशवाद है। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ठीक है, सीधे से भाषा में आपको ये लिखना, जब एक देश किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है तो उसके शासन को वो अपने अनुसार अपनी मर्जी से चलाता है, इसी को हम बोलते हैं उपनिवेशवाद। अब है यूरोपीय शक्तियों को भारत की ओर आकर्षित करने वाले क्या कारण थे? तो आपने अध्याय में पढ़ा था कि बहुत से यूरोपीय थे ना, वो भारत की ओर आए थे भी, ठीक है। यूरोपीय शक्ति मतलब कि डच भी आए थे, आपके आयरलैंड से आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे। वो भारत में क्यों आए थे? भारत में ऐसी क्या चीजें मिल रही थी उन्हें कि जो भारत की ओर आकर्षित कर रही थी? तो सबसे पहले देखिए, उन्हें सबसे जो आकर्षित करने वाली चीज थी वो भारत का व्यापार था। सबसे पहले क्या था? भारत का व्यापार। चीजें जब तक आप इतिहास को समझेंगे नहीं, घटनाक्रम आपको नहीं होगा, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्या था, मैं आपको चीजें बता देता हूँ एक बार। आपका मैप में यहाँ से आपका भारत था, हम मान लेते यहाँ पे भारत था, यहाँ पे आपके अरब देश थे और यहाँ पे आपका यूरोप था। क्या था? ये अरब व्यापारी भारत के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे और उन चीजों को ये यूरोप में बेचते थे। आपका यहाँ से सही है। अब यूरोप वालों ने सोचा क्यों ना हम भारत में जाके व्यापार करें, क्योंकि इनके साथ जो संबंध थे ना, इनके साथ ये खराब हो रहे थे। क्या हो रहे थे? खराब हो रहे थे। उन्होंने भारत के बारे में सुना था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ शानदार, भारत मतलब इंडिया के बारे में उन्होंने सुना था कि जहाँ व्यापार इतना समृद्ध देश है कि वहाँ बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। ये अंग्रेज थे ना, जिसे आप बहुत ज्यादा अमीर समझ रहे हो, वो पहले बहुत ज्यादा गरीब थे। इन्होंने सोचा यदि हम भारत के साथ पहुंच जाए ना, तो भारत में हमें बहुत सी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए वो बार-बार भारत आने का रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें भारत का रास्ता भी नहीं पता था। आपको पता है कि 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, ठीक है। वास्को डी गामा ने क्या किया था? भारत का रास्ते का पता लगा लिया था। बाकी उनको पता भी नहीं था कि इंडिया है कहाँ पर, बस उसके बारे में सुन रखा था कि एक बहुत आपका आर्थिक समझ मतलब अमीर देश है भी, ठीक है। अब क्या-क्या कारण थे जिसके कारण वो भारत की ओर आकर्षित होने वाले थे? तो सबसे पहले आपको बता दिया कि आपका भारत में सबसे पहले जो मसाले थे ना भारत के, जो व्यापार होता था वो मसाले का होता था। और क्या था? भारत के मसाले थे, कपास थे, रत्न आदि की बहुत अधिक मांग थी। तो जहाँ यूरोप में था ना, यूरोप में आपको समझ में आ रहा है, ऊपर से ये यहाँ बेच रहे थे, तो यूरोप में इन चीजों की बहुत अधिक डिमांड थी। इनके मन में आया कि अगर हम यहाँ पे पहुंच जाए ना, तो अगर हम डायरेक्ट इनका व्यापार करेंगे तो हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। तो किसकी मांग के कारण? कि भारत के मसालों की, कपास की और रत्नों की बहुत अधिक मांग थी यूरोप में, जिससे व्यापार में लाभ मिलता था। तो क्या हासिल करने के लिए? व्यापार करने के लिए भारत की ओर आकर्षित हुए थे। बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है अभी, ठीक है। ये चीज क्लियर। नए बाजार और संसाधन, उन्हें नए प्राकृतिक संसाधन, व्यापारिक मार्ग और बाजार चाहिए थे भी। जो उन्हें की चीज थी, जो उन लोगों की चीज थी या फिर जहाँ से वो चीज खरीदना चाहते थे, वो नए बाजार ढूंढना चाहते थे भी। जैसे आपका एक व्यापारी होता है ना, तो अगर एक गांव में चीजें बेचता रहेगा तो एक एक समय ऐसा आएगा कि उसको दूसरे गांव की आवश्यकता पड़ेगी कि मैं यहाँ से चीजें खरीद के लेके आऊं जहाँ पे मुझे और ज्यादा फायदा हो। तो उनको मेन क्या था कि नए बाजार की, नए प्राकृतिक उन्हें संसाधन मिले, क्योंकि भारत में संसाधन भी बहुत ज्यादा थे, ठीक है। उनके लिए उन्हें बाजार चाहिए थे भी, ठीक है। तो आपको ये मेन हेडिंग याद कर लीजिए। आपको आप क्या कर लीजिए? आर्थिक लाभ भी, क्योंकि वो भारत के लिए क्या थे? व्यापार करना चाहते थे। दूसरा, नए बाजार, उन्हें संसाधन चाहिए थे, ठीक है। तीसरा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या थी कि जो उस टाइम, जो उस समय वाले देश थे ना, ये वाले देश, यहाँ पे क्या था आपका? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी थी। जो एक देश है दूसरे देश से लड़ रहा था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं। तो ताकतवर कब होगा? जब वो दूसरे से ज्यादा उसके पास पैसा होगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या था कि एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे और वो ज्यादा से ज्यादा देशों पर कब्जा करना चाहते थे, ताकि एक दूसरे से ज्यादा वो ताकतवर दिखा सके। तो इस कारण भी क्या थे? भारत की ओर आकर्षित होना चाहते थे। सभी विदेशी शक्तियां भारत पर क्या है? भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी। तो इसको हमने नाम दे दिया राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय देशों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ थी। सभी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश आपके बनाना चाहते थे। ये चीजें क्लियर आपका। धार्मिक कारण अब था वो, वे अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन ये चीजें बाद में घटित हुई थी। जब उन्होंने भारत में आके देखा किस प्रकार का माहौल, तो उन्हें लगा कि हम धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं। और वैज्ञानिक जिज्ञासा ये भी बात का कारण है कि नए क्षेत्रों की खोज और भौगोलिक ज्ञान बढ़ाने की इच्छा भी एक कारण था। जो आपकी मेन कारण है ना, वो आपका मेन कारण था आपका व्यापार भी। क्या था? व्यापार था भी। आर्थिक लाभ था आपका, जो भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे,
ठीक है, और बहुत अधिक धन कमाना चाहते थे। ये मेन कारण था कि सभी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हुई, क्योंकि उन्होंने भारत की समृद्धि के बारे में सुन रखा था। यदि आप 2-3 लाइन में लिखे तो आप कहेंगे कि विदेशियों का, यूरोपीय शक्तियों का भारत की ओर आकर्षित होने का मुख्य कारण क्या था? भारत से व्यापार करना था और आर्थिक लाभ कमाना था। 2 लाइनों में आपका आंसर स्पष्ट हो जाएगा। और अगर 4-5 नंबर का था तो ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि आप मेन कारण जरूर याद रखें। मेन कारण क्या था? व्यापार करना था और आर्थिक लाभ मतलब धन कमाना था अभी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भारत के बारे में सुन रखा था कि जो भारत की चीजें थी उनकी मांग वहां पर बहुत ज्यादा थी, यूरोप में भी। चीजें क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? कहीं पे अगर डाउट लगता है कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमें ये क्वेश्चन समझ, उस क्वेश्चन को लिख देना, मैं अगले वीडियो में उसका स्पेशल वीडियो बना के उसी क्वेश्चन का तो आपको दोबारा से करवा दो और प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको ढूंढना भी नहीं पड़े। आपको प्लेलिस्ट से ही पढ़ना है अभी। दोनों क्वेश्चन क्लियर? क्योंकि दोनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अभी देखिए साधारण लाइन में कि भारत की संपदा, मसाले और व्यापारिक अवसरों ने यूरोपीय शक्ति को आकर्षित किया है। किस चीज ने? भारत की संपदा, जो धन दौलत थी, आर्थिक स्थिति, मसाले थे, और व्यापारिक अवसर मतलब भारत में व्यापार करने के बहुत ज्यादा चांस थे कि भारत का 25% व्यापार पूरे विश्व का भारत के माध्यम से होता था। तो ये देख लीजिए आप, यूरोपीय शक्ति को आकर्षित किया, साथ ही नए बाजार, संसाधन, राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की भी और भी प्रमुख कारण थे। ये आप 2 लाइनों में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों पहले 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मैंने आपको क्या बताया था? जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर या क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और उसके शासन को, उसके साधनों का, उसके शासन को, उसके संसाधनों का अपने अनुसार प्रयोग करता है, तो इसको हम उपनिवेशवाद बोलते हैं। चीजें क्लियर? दोनों क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं। अब हम तीसरा भी, औपनिवेशिक काल से पूर्व तथा उसके दौरान भारत की आर्थिक एवं भू राजनीतिक स्थिति क्या थी भी? ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं कि उपनिवेशिक काल से पूर्व भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली आर्थिक केंद्र था। आपको बताया कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब तक भारत क्या था? बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और आर्थिक समृद्ध था, बहुत ज्यादा उसमें अमीरी थी भी, ठीक है, जिसका विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान था। क्या आपको बताया कि पूरे विश्व का 25% व्यापार भारत से ही होता था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उपनिवेश अब था ये उससे पहले का भारत भी, ठीक है, ठीक है। और एवं भू राजनीतिक स्थिति क्या थी भी? भू राजनीतिक मतलब कि जो राजनीतिक स्थिति क्या थी कि भारत में क्या था? राजाओं का शासन था। ये चीज आप लिख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग राजा क्या थे? वो शासन करते थे अंग्रेज आने के बाद। अब उसके दौरान क्या हुआ? भी जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया, तब क्या हुआ? ये भी पूछा गया। पहला क्या पूछा गया है कि इनके पहले भी, औपनिवेशिक काल से पूर्व मतलब पहले, पहले क्या था? भारत बहुत ज्यादा आर्थिक समृद्ध था, ठीक है, बहुत ज्यादा वो अमीर था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, ठीक है, और जो था अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा क्या थे? शासन करते थे। ये चीज क्लियर हुई। अब पूछा है कि और उसके दौरान क्या हुआ? भी जब आपके उपनिवेशिक आ गए, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया, तब क्या हुआ? तब हुआ कि औपनिवेशिक काल में भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई भी, ठीक है, भारत क्या होगा? गरीब होने लगा। वह यूरोपीय शक्तियों के नियंत्रण में आकर शोषण का शिकार बन गया, और जो भारत का जो क्षेत्र था ना, किसके अधीन आ गया? अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। भारत के भू राजनीतिक था ना, तो भारत में क्या था? अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया अधिकतर क्षेत्रों पर भी। अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया, और भारत आर्थिक रूप से क्या हो गया? कमजोर हो गया। तीनों क्वेश्चन क्लियर? कोई डाउट? अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ठीक है। आप स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं ताकि आपको समय आपका बचे भी। 1.5 की स्पीड कर सकते हैं। जब यूट्यूब की सेटिंग में जाएंगे तो ऑडियो का आएगा भी, ठीक है, प्लेबैक स्पीड, तो उसमें आप स्पीड घटाया बढ़ा सकते हैं अगर आपके हिसाब से कि आपको जहां तक समझ में आता है उसी स्पीड में आप देख लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट की आप, कई बच्चे भी रहते हैं सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते आप। अब ब्रितानी उपनिवेश प्रभुत्व का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा भी? अब कहता है कि भारत पर अंग्रेजों ने जब भारत पर गुलाम बना दिया तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा भी? प्रभाव तो आपको अगर मैंने करो तो भी पता, भारत क्या हो गया? बहुत ज्यादा गरीब हो गया, ठीक है। और एक चीज और याद करने की, भारत का हिस्सों में भी बढ़ गया भी, ठीक है, पूरा भारत, संपूर्ण पाकिस्तान भी भारत के अंदर था, जो म्यांमार था वो भी भारत के अंदर था, आपको पता होगा। लेकिन अंग्रेजों ने उनको क्या कर दिया? भारत से अलग कर दिया, और साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर भी हो गया। 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने में, क्या प्रभाव पड़ा भी? ब्रिटिश शासन के कारण भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और संसाधनों का शोषण हुआ भी। संसाधन मतलब भारत में जो चीजें थी ना,
उनका प्रयोग उन्होंने अपने लाभ के लिए किया अंग्रेजों ने, इसलिए हम बोला कि जो संसाधनों का क्या हुआ, शोषण हुआ भी। तो ये कारण हो गया आपका। पहला कारण याद कर लेंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया कि ब्रिटिश शासन के कारण भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, मतलब आर्थिक रूप से धन दौलत की क्या हुई, कमी होगी, भारत में गरीबी आ गई और संसाधनों का शोषण हुआ, पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ, गरीबी और अकाल बढ़े तथा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और आप एक चीज लिखना है कि भारत के कुछ क्षेत्र भारत से अलग भी हो गए भी, ठीक है, भारत हिस्सों में बट गया। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान और म्यांमार, ये सिर्फ अंग्रेजों का ही के कारण हुआ था। ये चीजें क्लियर आपकी। आपको ये दो कारण तो लिख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर हुआ और आपके संसाधनों का शोषण हुआ भी, ठीक है। ये आपका मेन चीज आपको लिखनी है, आपके पाठ के हिसाब से आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो भारत के पारंपरिक उद्योग थे, जो पुराने उद्योग थे ना, उनका क्या हो गया, पतन हो गया अभी, क्योंकि मशीनें आ गई, ठीक है। मशीनों के कारण जो पहले हाथ से कपड़ा बुनते थे, फिर अंग्रेज मशीन ले आए, जो पारंपरिक उद्योग थे वो खत्म हो गए, गरीबी आ गई, अकाल बढ़े तथा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये वर्ड आपको याद रखना, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सारी चीजें लिख दीजिए, जो भी चीज होती है, शिक्षा पर है आपका, समाज पर, संस्कृति पर, उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, नकारात्मक। कृषि पर, खेती पर, किसानों पर, सब कुछ लिख दीजिए और साथ में जोड़ दीजिए नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई आपका आंसर गलत करने वाला नहीं होगा। सीधे क्लियर। उपनिवेशवाद क्या है, इस अध्याय या अपनी जानकारी के आधार पर तीन विभिन्न परिभाषाएं बताइए। अब आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसकी तीन अलग अलग हमें डेफिनेशन बतानी है, तीन अलग अलग परिभाषाएं बतानी। उपनिवेशवाद क्या है, पहला क्वेश्चन के हमें तीन आंसर देने हैं, ठीक है। पहला भी, जब एक देश किसी दूसरे देश पर अधिकार करे, वहां अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, पहले आंसर का बिल्कुल आपको पता है कि जब एक देश किसी दूसरे देश या फिर क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और उसकी किस किस चीज पर, वहां पर अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर ले। तीन चीजें हैं आपको भी, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण अगर कर लिया ना, तो वो क्या हो गया, उपनिवेशवाद कहलाएगा। आपको तीन प्रकार का नियंत्रण उन्हें हासिल करना है, ठीक है। किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के संसाधनों का शोषण करना और वहां अपनी सत्ता चलाना, वहां मतलब अपने अनुसार शासन चलाना, भी अपना शासन चलाना, ये भी क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। क्योंकि शासन में क्या क्या चीजें आ गई देखिए, जो आपका शासन में ना, वहां कहते अपनी सत्ता चलाना, भी अपना शासन चलाना, तो इसमें तीनों चीजें आ गई, राजनीतिक चीज आ गई, और जो आपका संसाधनों का शोषण है ना, वो आपका आर्थिक और सांस्कृतिक में आ गया। बात वही से, तो ये दोनों आपके पहले क्वेश्चन के आंसर है। अब हम तीसरी परिभाषा देखते हैं, यदि हमने लिखी है तो भी। ये तीसरा है, जब कोई देश विदेशी भूमि पर भी, किसी दूसरे देश की भूमि पर या दूसरे देश पर बस्तियां बसाकर वहां के लोगों पर शासन करता, आगे ना बात शासन वाली, और अपने नियम लागू करता, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ये आपकी सबसे आसान परिभाषा उपनिवेशवाद की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही आपको बता दिया कि मान लो आप किसी पड़ोसी के घर पे शासन कर लें, अभी उपनिवेशवाद नहीं हुआ, सिर्फ आपने क्या किया, कब्जा किया। आपको कब्जा करके उसके परिवार के लिए आप खुद से शासन चलाना, कि कौन क्या काम करेगा, किस प्रकार से इनकम होगी, वो सारा काम आपने संभाल लिया, तो आपने क्या, उपनिवेशवाद लागू कर दिया है। आपको आगे बात समझ लो, तो अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। तीन अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, अब इसका ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट की बड़ी मारामारी रहती है आप लोगों में, और इन दोनों का ले लीजिए, ठीक है। अंग्रेज भारत किस लिए क्यों आकर्षित हुए थे, क्योंकि भारत में व्यापार करने के अवसर थे, और व्यापार करके वो भारत के लिए आर्थिक लाभ कमाना चाहते थे। और भारत के जो मसाले थे, रत्न थे, या भारत की कुछ चीजें थी जिनकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए भारत की ओर आकर्षित हुए थे। उपनिवेशवादी शासक प्राय यह दावा करते थे कि उनका उद्देश्य शासित लोगों पर सभ्य बनाना था। इस अध्याय में प्राप्त प्रमाणों के आधार पर बताइए, क्या भारत के संदर्भ में यह सत्य था, क्यों और क्यों नहीं भी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंग्रेजों ने पता क्या कहा, जब अंग्रेज चले गए, उनसे पूछा कि तुम लोगों ने भारत में क्या किया। उसने कहा, भारत को तुमने उपनिवेशवाद बनाया। उपनिवेश मतलब भारत में तुम लोगों ने शासन किया और वहां के लोगों का शोषण किया, तुमने भी वहां पे अत्याचार किए। तो अंग्रेजों ने कहा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, हमने वहां पर शासन नहीं किया, हमने वहां पर क्या किया, उन लोगों को सभ्य बनाया है। वो लोग पशुओं जैसे थे भारत के लोग, और हमने उसको रहने का तरीका सिखाया है। तो इससे पूछा है कि आप बताइए क्या ये बात सही थी।
हम तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हम पे अत्याचार किए, ठीक है, लेकिन अंग्रेज कह रहे हैं कि हमने अत्याचार नहीं किए, हमने तो उसको रहने का तरीका सिखाया है, हमने उसे बोलना, चालना, पहनना सब कुछ सिखाया, उनको कुछ नहीं आता था, वो पशुओं जैसे थे। अब यहाँ इसका आंसर देखिए, भारत के संदर्भ में यह दावा सत्य नहीं था। उनका जो ये दावा है ना, ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है, ये बात आपको भी पता है, खुद की ये बात बिल्कुल झूठ है भी, पढ़ के आपको पता लग गया भी। वास्तव में ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत के संसाधनों का शोषण और आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। कि उनका मेन मकसद क्या था कि भारत के जो संसाधन है ना, उनका शोषण करना या फिर आर्थिक लाभ कमाना था। आप लिख सकते हैं कि मेन था कि भारतीयों के संसाधनों का शोषण करना और आर्थिक लाभ मतलब धन कमाना था। क्या था? धन कमाना था भी। अध्याय के अनुसार इस बात में भी हमने पढ़ा कि अध्याय के अनुसार ही हमें अपना आंसर देना है। उनके शासन में भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, भारतीय उद्योग खत्म हो गए। जैसे मैंने कपड़े वाला आपको उदाहरण दिया, भारी कर वसूले गए, जो टैक्स था उन्होंने बहुत ज्यादा लगा दिया, अकाल बढ़े और लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ा सिर्फ उनके कारण, क्योंकि जब अंग्रेजों से पहले भारत बहुत ज्यादा समृद्ध भी था और सभ्य भी था भी। इससे स्पष्ट है कि सभ्य बनाने का दावा केवल एक बहाना था, जबकि वास्तविकता में भारत को नुकसान ही हुआ है भी। ठीक है, सभ्य बनाने का क्या है, सिर्फ एक बहाना है ताकि विश्व में उनकी इमेज ठीक ठाक बनी रहे भी। चीजें के लिए बहुत सारा धन वो भारत से ले गए थे भी। क्लियर चीजें? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपके दिमाग में ये चीजें सारी होनी चाहिए भी। ठीक है, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। शायद मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई। भारत को उपनिवेश बनाने की ब्रिटिश नीति पूर्ववर्ती यूरोपीय शक्तियों जैसे पुर्तगाल या फ्रांसीसी से किस प्रकार विधि? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन बनता क्वेश्चन पेपर बनता ना, वहां पे आपको देखने को पता चलेगा। इसने पूछा क्या है, आप कहेंगे भारत को उपनिवेश बनाने की नीति पूर्ववर्ती यूरोपीय शक्तियों जैसे पुर्तगाली या फ्रांसीसी से किस प्रकार उनकी नीति अलग थी अंग्रेजों की भी। ठीक है, अंग्रेज मतलब थे तो ये भी अंग्रेज, लेकिन हम ब्रिटिश जो था उनकी नीति किस प्रकार अलग थी भी। तो सबसे पहले देखिए, ब्रिटिशों ने व्यापार के बहाने धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और चालाक नीतियों से पूरे भारत पर शासन किया, जबकि पुर्तगाली और फ्रांसीसी मुख्यतः व्यापार तक सीमित रहे और व्यापक शासन स्थापित नहीं कर पाए। देखो, अगर तीनों आए थे आपके, यहाँ से आपको कुछ समझ में आएगा। तो आपके कौन कौन आए थे? ब्रिटिश भी, ब्रिटिश जिसको आप अंग्रेज बोलते हैं, ब्रिटिश आपके आए थे यहाँ पे, आपको काफी समझ में आएगी। ब्रिटिश आए थे और पुर्तगाली भी आए थे और फ्रांसीसी आए थे। ये सभी यूरोपीय शक्तियां हैं। यूरोपीय शक्तियां क्यों? क्योंकि यूरोप में थे भी, यूरोप महाद्वीप में थे, इसलिए हम यूरोप महाद्वीप के ये अच्छे तगड़े तगड़े देश थे, शक्तिशाली देश थे, और ये अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन्होंने भारत से व्यापार करना सभी ने उचित समझा। तो कौन कौन आ गए सर? ब्रिटिश भी आ गए भारत में करने के लिए, ब्रिटिश भी आ गए, पुर्तगाली भी आ गए और आपके फ्रांसीसी भी आ गए। तीनों क्या करने आए थे? तीनों व्यापार करने आए थे। क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। तब क्योंकि भारत में जो भारतीय मसाले थे, चीजें थी, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए भारत में व्यापार करके आर्थिक लाभ कमाना चाहते थे। और भारत का व्यापार ने ही उनको अपनी ओर आकर्षित किया था, ये बात हम पहले से जान चुके। और जो ये थी क्या थी? व्यापार। अब ये पूछा है इसमें अंतर क्या था? इसने कहा कि जो पुर्तगाली और जो फ्रांसीसी थी ना, वो केवल व्यापार तक ही सीमित रहे भी, उन्होंने सिर्फ भारत में व्यापार ही किया भी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप किया, भारत की राजनीति में क्या किया? उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, भारत की राजनीति में क्या ली? रुचि ली, और धीरे धीरे अपने षड्यंत्रों द्वारा, अपनी चालों द्वारा उन्होंने भारत में क्या कर दिया? अपना शासन स्थापित कर दिया। क्या कर दिया? अपना शासन स्थापित कर दिया, जबकि इन्होंने सिर्फ व्यापार किया था। आगे समझ में क्या अंतर था? क्लियर हुई? कोई डाउट नहीं? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स है, टेंशन मत लो तुम भी। चीजें क्लियर? तो क्या हुआ देखिए, ब्रिटिशों ने व्यापार के बहाने भी, व्यापार का बहाने, व्यापार तो कर रहे थे, उसके बहाने क्या गया? धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। मतलब कि जो शासन था ना, वो आपका वो बढ़ाने लगे, शासन वहां पे करने लगे, और चालाक नीतियों से पूरे भारत पर उन्होंने शासन कर लिया। पहले छोटे से हिस्से पे किया, आपका बंगाल से उन्होंने शुरुआत की, और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर दिया। जबकि पुर्तगाली और फ्रांसीसी मुख्यतः व्यापार तक सीमित रहे और व्यापक शासन स्थापित नहीं किया। उन्होंने अपना व्यापक मतलब बहुत बड़े तौर पर उन्होंने शासन स्थापित नहीं किया। क्लियर क्वेश्चन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जबरदस्त है और आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत से ऐसे आपको मिल जाएंगे इधर घूमते हुए जो इस क्वेश्चन की व्याख्या नहीं कर पाएंगे और आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आप उनको जवाब भी देना है। वो कहते हैं कि भारत अंग्रेजों ने कहा कि क्वेश्चन था ना कि अंग्रेजों ने भारत का विकास किया। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को रेल दी, आपका टेलीग्राफ दिया और भी बहुत सारी चीजें दी। अब दिक्कत क्या हुई, क्वेश्चन क्या बना हुई। ये लाइन देखिए भी, आपके इस पार्ट की सबसे फेवरेट लाइन है मेरी, तो बाकी आपकी समझ जाने। भारतीयों ने अपने ही दमन का खर्च उठाया भी। भारतीयों ने क्या किया, अपने ही दमन का, अपने ही शोषण का, अपने ही अत्याचारों का खर्चा उठाया था भी। किस प्रकार उठाए देखिए भी, रेलवे एवं टेलीग्राफ जैसी ब्रिटिश आधारभूत संरचना परियोजनाओं के संदर्भ में इस कथन का क्या तात्पर्य, देखिए ध्यान से। ये भारत है, ये क्या है, भारत मान लेते हैं हम, ये भारत है। ठीक है, यहाँ चारों ओर क्या है, आपका समुद्र है। क्या है, समुद्र है। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी जो बस्तियां, जिसको आप फैक्ट्रिया बोलते हैं, वो स्थापित की हुई है। और यहाँ उस टाइम पता है कि साधन इतने नहीं थे, तो जो था आपका हवाई जहाज तो था नहीं, जो समुद्री जहाज थे वो यहाँ आते थे। आप कहेंगे कि यहाँ समुद्र में समुद्री जहाज आते थे, यहाँ पे सामान लद कर जाता था। ठीक है, यहाँ से धन पैसा जो एक महत्वपूर्ण सामान था वो लद कर आपका ब्रिटिश भेज दिया जाता था। अब चीज क्या हुई, यहाँ सामान किस प्रकार है, जहां मान लो यहाँ भारत के बीच में उत्तर प्रदेश में कोई है, बिहार में कोई चीज है, यहाँ तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्या करना था, कोई ना कोई, पैदल थोड़ी थी, रेलगाड़ियां थी नहीं आपका। तो बहुत सारा माल किस प्रकार से यहाँ पहुंचा जाए, क्योंकि सामान तो यहीं से जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों पे कर लगा दिए, क्या लगा दिए, टैक्स लगा दिए और कहा कि हम आपके लिए रेलगाड़ियां बिछाएंगे भी, सॉरी रेल लाइनें बिछाएंगे, जिससे कि आप यात्रा कर सकेंगे। तो टैक्स किसने दिया, तो ये भारत में जो रहने वाले लोग थे, इन्होंने क्या दिया, टैक्स दिया। अपनी मर्जी से, कुछ ने मर्जी से दिया, मर्जी से नहीं दिया, उन पे इन्होंने ले लिया। तो टैक्स के पैसे किसने दिए, आप कहेंगे सर टैक्स के पैसे तो दिए हम इंडिया वालों ने भी, भारत वालों ने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत वालों ने टैक्स के पैसे से क्या दिया, रेल लाइनें बिछाई गई। क्या बिछाई गई, रेल लाइनें भी। तो क्या किया, भारत के पैसों से क्या बिछा दिया, रेल लाइनें बिछा दी गई। अब उन रेल लाइनों से क्या हुआ कि भारतीय संसाधनों का शोषण हुआ। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि भारतीयों ने अपने ही दमन का खर्च उठाया। टेलीग्राम भी ऐसा ही था आपका, जो आपका टेलीग्राफ है, क्योंकि ये था आपका संदेश भेजने के लिए, क्योंकि भारत में टेलीग्राफ का इतना प्रकार नहीं था, तो उसी प्रकार टैक्स लिया। दिक्कत क्या होती थी, कहीं पे कोई गड़बड़ हुई तो अंग्रेजों को अपना मैसेज पहुंचाने में बहुत ज्यादा समय लगता था और व्यापार को ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों को कहा तुम्हारे लिए टेलीग्राफ लेके आएंगे हम। ठीक है, पैसे तो टैक्स लेते थे और फिर टैक्स के क्या कर देते थे, वो सुविधाएं अपने लिए उनको करनी थी, हमारे लिए नहीं था। हमारे लिए तो छोड़ के गए थे, अब 7 पटरियां थोड़ी फाड़ के ले जाएंगे। जब 1947 में गए तो चीजें आपको समझ में आ गई। तो इसलिए कहा गया है कि भारतीयों ने अपने ही दमन का खर्च उठाया भी, कि अपने ही शोषण के लिए पटरियां बिछवाई थी, उसके लिए टैक्स खुद ने ही पैसा दिया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब आपको लिखना कैसे वो देख लीजिए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, चीजें क्लियर है आपको। इसका अर्थ है कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी परियोजनाओं का खर्च भारतीयों से कर के रूप में वसूला गया। अब तो ये चीज तो आपको पता है कि जो इसका खर्च था ना, रेलवे लाइन का था या फिर आपका किसका था, टेलीग्राफ जैसी परियोजनाएं थी, उसका जो खर्च है किसके द्वारा वसूला गया था, भारतीयों से कर के रूप में वसूला गया था। लेकिन इसका उपयोग मुख्यतः ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और संसाधनों के शोषण के लिए किया गया भी। अर्थात भारतीयों के पैसे से ही ऐसी सुविधाएं बनाई गई जो उनके ही शोषण और नियंत्रण में सहायक बनी। ठीक है, भारतीयों के पैसे से ही ऐसी सुविधाएं बनाई गई, ऐसी योजनाएं चलाई गई जिसने किसका काम किया, भारत के शोषण को और बढ़ाने में सहायक वो सिद्ध हुई। इसलिए कहा गया है कि भारतीयों ने अपने दमन के लिए ही खर्च किया भी। चीजें के लिए कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट दे लीजिए। मैं आपको समझा क्यों रहा हूं कि आपके दिमाग में चीज हिट कर जाए, जब भी आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, चाहे कोई भी अध्यापक किसी प्रकार से लिखवा दे, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, हाँ इस क्वेश्चन में इस बात का हमें जवाब देना है। ठीक है, याद भी नहीं रहेगा, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आ गया तो भी आप आराम से इसको लिख देंगे अपनी भाषा में। फूट डालो राजपुर वाक्यांश का क्या अर्थ है, भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा इसे किस प्रकार प्रयोग में लाया गया, उदाहरण सही से स्पष्ट कीजिए। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, आपको
सब पता है कि फूट डालो राज करो का मतलब क्या होता है कि आप तो यदि आपको राज करना है, 2 लोगों के बीच में शासन करना है, तो जो वहाँ रहने वाले हैं ना, उनके बीच में फूट डाल दो, तो वो फूट में आपस में लड़के कमज़ोर हो जाएँगे और आप उनको आसानी से हरा भी सकते हैं या फिर उनकी फूट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इसी नीति का फ़ायदा उठाया कि भारतीय राजाओं में फूट डाली, फूट डालने के बाद किसी राजा ने एक-दूसरे का साथ नहीं दिया, उन्होंने एक-एक राज्य करके अपने राज्य में मिला लिया, अपना शासन स्थापित कर लिया। अब देखो फूट डालो राज करो का अर्थ थोड़ा-सा ज़ूम कर दो क्या? शायद आपको दिखने में समस्या हो, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि आपको दिखने में समस्या हो, तो अब आपको दिख रहा होगा। फूट डालो राज करो का अर्थ लोगों के बीच आपसी मतभेद और विभाजन पैदा करके उन पर आसानी से शासन करना भी। फूट डालो राज करो का मतलब है कि लोगों के बीच में फूट डाल दो, विभाजन कर दो, किसके आधार पे? चाहे उनके धर्म के नाम पर लड़वा दो, चाहे उन्हें जाति के नाम पे लड़वा दो, किसी भी प्रकार से बस उन लोगों को आपस में लड़वाते रहो और वो आपकी ओर ध्यान नहीं देंगे, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है? तो क्या होगा कि लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, आप आराम से शासन करते रहेंगे और वो आपस में लड़ते रहेंगे। चीज़ें क्लियर आपकी? तो ये आपका फूट डालो राज करो का मतलब है। ब्रिटिशों ने भारत में विभिन्न शासकों, राज्यों, राजाओं के बीच में फूट डाल दी, ठीक है? राज्यों के बीच में फूट डाल दी। धार्मिक समुदाय जैसे बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डाल दी। ठीक है? इस नीति का उपयोग किया उदाहरण के तौर पर प्लासी के युद्ध में उन्होंने मीर जाफर को नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध भड़काकर विश्वासघात करवाया और जीत हासिल की। ये आपको पता है कि मीर जाफर था ना, वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, ठीक है? तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, फूट डाल दी उसके अंदर। उसने कहा कि अगर सिराजुद्दौला हरा हरा देंगे ना, तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे, राजा बना देंगे और दोनों के बीच में फूट डाल दी। ऐसे उन्होंने बहुत से कारनामे किए थे फूट डालने के भी। तो बंगाल को भी बाँटा था, बंगाल विभाजन में भी क्या था, उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बाँट दिया था। एक में क्या था, मुस्लिम लोग ज़्यादा थे और एक में क्या थे, आपके हिंदू लोग ज़्यादा थे। तो उसने कहा कि हम इस प्रकार से बंगाल बाँट देंगे ना, थोड़ी-सी सुविधा अगर हिंदुओं को दे देंगे, तो जो मुसलमान है ना, तो वो क्या है, हिंदुओं के खिलाफ हो जाएँगे कि जो है आपके ये अंग्रेज हैं, हिंदुओं को ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं, तो हिंदुओं से नफ़रत करने लगेंगे। और यदि हम मुसलमानों को थोड़ी-सी सुविधा ज़्यादा दे देंगे, तो हिंदू क्या होंगे, हिंदू मुसलमानों से नाराज़ हो जाएँगे और तो ध्यान हमारी तरफ नहीं जाएगा, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे। तो इस प्रकार की नीतियाँ उन्होंने करी थी। फूट डालो राज करो का मतलब क्या है कि लोगों के बीच में विभाजन पैदा करना, उनके बीच में फूट डालकर और क्या है कि उन पर शासन करना है। ठीक है? राज करो मतलब शासन का डालना और फूट डालो मतलब आपसी मतभेद। यहाँ बंगाल का विभाजन भी आप लिख सकते हो। ठीक है? इसके आधार पर डाल देते हो शासकों के बीच में, राज्यों के बीच में, धार्मिक समुदाय के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में। और जब बंगाल विभाजन हुआ ना, तो तब उन्होंने कहा था जो मुस्लिम है ना, उन्होंने हिंदुओं को राखी बांधी थी और हिंदुओं ने मुस्लिमों को राखी बांधी थी। उसने कहा बेशक अंग्रेजों ने हमें अलग-अलग कर दिया हो, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो हमेशा के लिए रहेगा अभी। चीज़ें क्लियर आ रहा है मज़ा आपको? मज़ा आ रहा है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कर देना। भारतीय जीवन के किसी एक क्षेत्र को चुनिए, जैसे कृषि, शिक्षा, व्यापार या ग्रामीण जीवन। उपनिवेशवादी शासन ने उसे किस प्रकार प्रभावित किया? क्या आज भी उन परिवर्तनों के कुछ दृष्टिगोचर होते हैं? अपने विचारों के एक लघु निबंध के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, आपके एग्जाम में तो ये आने वाला नहीं कुछ है, ठीक है? तो आपको कहा कि जिस टाइम भारत था ना, भारत था मतलब जब भारत अंग्रेजों आने से पहले की बात है या फिर अंग्रेजों के दौरान था, उस समय का कोई एक भी चीज़ उठा लीजिए आप, चाहे कृषि के बारे में बात कर लीजिए, शिक्षा के बारे में, व्यापार या ग्रामीण जीवन, तो एक चीज़ को उठा लीजिए, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसको उसने किस प्रकार से प्रभावित किया भी। कई अध्यापक है ना जो कृषि के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कई शिक्षा के बारे में, कई व्यापार के बारे में, कई ग्रामीण ग्रामीण जीवन के बारे में। हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रखा। जब हमने लाइन टू लाइन पार्ट पढ़ा था ना, तो उसमें हमने पढ़ा था शिक्षा को कैसे प्रभावित किया, आपकी कृषि को कैसे प्रभावित किया, ठीक है? उद्योग को कैसे प्रभावित किया। उद्योगों वाला आप लिख सकते हैं कि उद्योग जो भारत के पारंपरिक उद्योग थे, तो वो पूरी तरह नष्ट कर दिए। उन्होंने क्यों नष्ट कर दिए? क्योंकि मशीनों से ले आए, तो मशीनों द्वारा सामान बनने लगा, जो उद्योग धंधे पूरी तरह नष्ट हो गए थे। तो हम बात करते हैं इसमें कृषि के बारे में बात करते हैं। औपनिवेशिक शासन ने, औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेजों ने भारत की कृषि व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। ब्रिटिशों ने किसानों पर भारी कर वसूला, नकदी फसल थी आपकी की खेती को बढ़ावा दिया गया। जैसे नील और कपास नकदी फसल मतलब जो हम खाने पीने में यूज नहीं करते, उसका हम व्यापार ज्यादा करते, तो उन फसलों को बढ़ावा दिया,
जिससे खाद्यान्न उत्पादन घट गया। अभी खाद्यान्न उत्पादन क्या हो गया, घट गया। खाने पीने की जो फसलें थी वो घट गई। इसके कारण किसानों की स्थिति कमजोर हुई और कई बार भयानक अकाल भी पड़े। अकाल का मतलब कि ऐसी स्थिति जहां पर खाने पीने की कमी हो जाए। आपने पढ़ा था बंगाल में एक काल पड़ा था आपका काल, उसमें लाखों लोग मारे गए थे सिर्फ भूख से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भूख से भी लोग मर जाए बिना रोटी का, वो भी लाखों लोग। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी कृषि में भी। ठीक है। इसके अतिरिक्त किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। दूसरा, अगर किसी ने फसल उगा ली उसका ठीक से मूल्य नहीं दे रहे थे, जो जितना खर्चा पानी लगा उसके हिसाब से उसको मूल्य नहीं दे रहे थे। ठीक है। और कर्ज के बोझ में दबते चले गए। कृषि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों की भलाई न होकर ब्रिटिशों का आर्थिक लाभ बन गया था। उनका मेन मकसद था ब्रिटिशों का आर्थिक लाभ करना, मतलब धन कमाना भी। ठीक है। खेती की दृष्टि क्योंकि आपको आसान रहेगा, उन्होंने खेती भारतीय कृषि को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उन्होंने व्यापारिक फसलों को बढ़ावा दिया। खाद्यान्न की कमी हो गई थी। किसानों पर टैक्स लगा दिए थे। किसान बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे और कर्जे कर्जे में डूब गए थे। ये बातें तो कॉमन है, ये बातें तो आप लिख सकते हो। इसके आज भी प्रभाव दिखाई देते, जैसे किसानों की आर्थिक समस्याएं, ऋण का बोझ, कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों पर अधिक निर्भरता। इसी कारण आज भी ये समस्याएं आपकी हो रही, इसी प्रकार की समस्याएं, किसानों की आर्थिक समस्याएं, ऋण का बोझ है, कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों पर अधिक निर्भरता। आपकी आज भी कुछ फसलों में ना नकदी फसल, आपकी व्यापारिक फसलें वो ज्यादा बोई जाती। इससे स्पष्ट है कि उपनिवेश नीतियों के प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। अभी भी पता चलता है कि वो नीतियों के प्रभाव आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुए। भी जो आपकी शिक्षा के बारे में देखेंगे ना, तो शिक्षा प्रणाली ने किस प्रकार से जो हमारे पुराने ये गुरुकुल वगैरह थे वो नष्ट कर दिए, और आज भी उनके जैसे जो शिक्षा प्रणाली है, जैसे हमारे इंग्लिश मीडियम क्लासेस है, ये उस प्रकार से चलती है। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अध्याय एक बार लाइन टू लाइन जरूर पढ़ें, फिर आपको क्वेश्चन आंसर समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको क्वेश्चन आंसर में भी आपको मैं कंप्लीट अध्याय में जो जो टॉपिक है वो करवा दूं। अब 1857 की क्रांति में एक संवाददाता आई। संवाददाता मतलब जो खबर देने वाला होता है ना, आपको देखा हाल वर्णन करता है कि आपको जानकारी दे दी 1857 की क्रांति की। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा झांसी में किए गए प्रतिरोध पर एक समाचार विवरण लिखिए। साथ भी यही दर्शाइए कि विद्रोह कैसे आरंभ हुआ, फैला और समाप्त हुआ। भी समय रेखा। आपको ये बताना है कि जो झांसी की रानी का जो विद्रोह था ना 1857 में, उन्होंने किस प्रकार से प्रतिरोध किया था, ये सारी चीजें आपको बता देंगे। तो आज ये समाचार आपको अखबार में लिखना उसके बारे में। ठीक है। झांसी 1858 झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति के अंतर्गत झांसी पर कब्जा करने के प्रयास के बाद रानी ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई अंग्रेजों ने जो झांसी की रानी का जो राज्य था ना, वो अपने शासन में मिलाना चाहा। हड़प नीति क्या थी? उसने कहा यदि किसी राजा का बेटा नहीं हुआ ना, तो उस राजा के शासन को राजा के बाद हम अपने शासन में मिला लेंगे। उसने कहा गोद ले लिया, वो बेटा मान्य नहीं होगा। तो उसी प्रकार झांसी के राजा ने बेटा गोद लिया था, उसको मानने से इनकार कर दिया था। और क्या किया था, अंग्रेज अपने राज्य में इसको शासन में मिलाना चाहते थे भी। ठीक है। तो उनका मुकाबला रानी लक्ष्मीबाई ने किया। ये सारी चीजें आप देख लेंगे भी। तो उन्होंने तलवार उठाकर संघर्ष किया, ये सब चीजें आपको पढ़नी है भी। समय रेखा देख लीजिए। 1857 में मेरठ में सैनिक विद्रोह से शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1857। यहाँ पे अगर मई करे ना, 10 मई करने यहाँ पे क्या कर ले, 10 मई। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ तक फैला? दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बिल्कुल अधिकतर हिस्सों में ये फैल चुका था। उत्तर भारत में भी, उत्तर भारत लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 1857 से 58 तक रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों का सामना किया। भी 1858 में झांसी का युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। 1858 के अंत तक अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। मतलब हमें आजादी नहीं मिली, हमने खूब हाथ पांव मारे, लेकिन हमें आजादी नहीं मिली। चीजें क्लियर? टाइमलाइन आपको। अब आप कल्पना कीजिए, यदि भारत कभी यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश नहीं बना होता, तब यह किस प्रकार अपने पद पर विकसित हुआ होता। इस विषय पर लगभग 300 शब्दों की लघु कथा लिखी है। अब आपको क्या करना है कि यदि अंग्रेज भारत में न आए होते, भारत अगर गुलाम नहीं हुआ होता, तो भारत आज कैसा होता। ठीक है। आप अपने आधार पे भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से। अभी एक
वैकल्पिक इतिहास की कल्पना कीजिए। वैकल्पिक मतलब कि जो हुआ ही न हो भी, उस प्रकार इतिहास में बनाना, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। अब हमें ये सोचना कि अंग्रेज भारत में नहीं आए तो आज भारत कैसा होता है। भारत कभी उपनिवेश नहीं बना, मतलब अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ किसी का। 18वीं सदी में क्षेत्रीय राज्य आपसी प्रतिस्पर्धा के बावजूद व्यापार और ज्ञान विनिमय के माध्यम से जुड़े रहे। कि जो क्षेत्रीय राज्य थे ना, भारत के छोटे छोटे राज्य थे, उनमें प्रतिस्पर्धा थी, आपस में लड़ाई वो करते थे अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे, जो आपका सांस्कृतिक है, जो व्यापारिक है, व्यापारिक समृद्धि वो कर रहे थे भारत में। ठीक है, काशी, तंजावुर और पुणे जैसे नगर शिक्षा और शिल्प के बड़े केंद्र बन गए। ये जो नगर है ना, ये शिक्षा और जो शिल्प है ना, कला के बहुत बड़े केंद्र बन गए होते। समुद्री व्यापार के लिए भारतीय जहाज अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। समय के साथ भारतीय एक महासंघ की स्थापना की। अब ये बात हो रही कि क्या होता कि भारत सारों के साथ व्यापार करता और सभी भारतीय राजा मिलकर क्या बना लेते, एक संघ बना लेते, जिससे क्या होता, जो आंतरिक लड़ाई थी उसके बीच में कमी हो जाती। ठीक है, एक साझा बाजार विकसित हुआ कि सबने एक व्यापार बाजार विकसित हुआ कि हम सब मिलके क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। कारीगरों और बुनकरों की कला विश्व भर में प्रसिद्ध रही और भारत का वस्त्र उद्योग लगातार उन्नति करते गया। ठीक है, भारत में परंपरागत गुरुकुल और मदरसे अत्याधुनिक रूप विज्ञान के साथ जुड़े, जिससे एक संतुलित ज्ञान व्यवस्था बनी। मतलब जो गुरुकुल थी वो लगातार चलते आते और गुरुकुल में जो हमारी साइंटिफिक पढ़ाई होने लगी हुई, मदरसों में भी। इस प्रकार का भारत का इतिहास होता। ठीक है, 19वीं सदी तक हुई। भारत अपने तकनीकी क्षमता विकसित कर ली। तकनीकी मतलब जो टेक्नोलॉजी की पावर थी भारत ने, वो भी कंप्यूटर वगैरह ये सारी चीज भारत ने हासिल कर ली। रेल और संचार व्यवस्था भी विकसित कर ली भारत ने, परंतु इसका नियंत्रण भारतीयों के हाथ में ही रहा और इसका उपयोग जनता के हित में किया गया। रेल आ गई भारत ने। ठीक है, और भारत क्या था, भारत के लोग ही उनका संचालन कर रहे थे, भारत के शोषण के लिए नहीं, भारत के भले के लिए भी। किसानों पर अत्यधिक कर का बोझ नहीं था, इसलिए ग्रामीण जीवन संतुलन और समृद्ध बना रहा। किसानों पर टैक्स नहीं लगाए गए, जो किसान थे वो भी फल फूल रहे थे, वो अमीर हो रहे थे। इस प्रकार बिना उपनिवेशवाद के भारत एक आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित होता है। भारत आज एक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होता यदि अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता। भारत के किसान खुशहाल होते, राजा व्यापार भारत का खूब फल फूलता। ठीक है, स्कूल शिक्षा भी बहुत बढ़िया होती, तो सारी चीज बहुत बढ़िया होती है। ओवरऑल आपको लिखना है। भूमिका अभिनय एक ऐतिहासिक संवाद का मंचन की, जिसमें एक ब्रिटिश अधिकारी, एक भारतीय व्यक्तित्व जैसे दादा भाई नौरोजी के मध्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर चर्चा हो रही है। आपको एक नाटक का मेंशन करना है जिसमें एक ब्रिटिश अधिकारी जो भारतीय व्यक्तित्व, जैसे कोई भी हो सकता है, महात्मा गांधी भी हो सकता है, भगत सिंह भी हो सकता है, तो दोनों की बातचीत हो रही है उपनिवेशवाद पर भी। ठीक है, तो वो आपको लेना है अभी। अब हम बात करते हैं, मैं आपको बात दिखा देता हूँ ये चीज। ठीक है, ये देखिए, ब्रिटिश अधिकारी कहता है हम भारत में आधुनिकता, रेल और शिक्षा लेकर आए हैं, यह आपके विकास के लिए। ब्रिटिश अधिकारी बोल रहा है ये कि हम आपके लिए क्या समृद्ध बनाने के लिए रेल लेके आए हैं। ये बात किसको कह रहा है, दादा भाई नौरोजी को कह रहा है। दादा भाई नौरोजी इसको क्या जवाब देंगे, दादा यदि ऐसा है तो भारत की संपत्ति लगातार ब्रिटेन क्यों जा रही है। मैंने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत में यह स्पष्ट किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि भारत के धन का निकास। कि उसने एक सिद्धांत लिखा था कि भारत के धन का निकास। उसने कहा यदि हमारे लिए ये रेल लेके आए हो तो इससे धन क्यों ढो रहे हो तुम, क्यों यहाँ उत्तर प्रदेश से तुम गेहूं वगैरह सारी चीजें लेके, संसाधन लेके वहां बंदरगाह भेज रहे हो मुंबई, और वहां से तुम ब्रिटेन ले जा रहे हो। तो यदि हमारे लिए रेल है तो ये जवाब दिया किसने, दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश देखा, लेकिन हम प्रशासन और कानून व्यवस्था स्थापित किया। उसने कहा कि हमने प्रशासन स्थापित किया, यहाँ कानून व्यवस्था मतलब पुलिस वगैरह लेके हमने बनाई है। पहले पुलिस वगैरह नहीं होती, राजाओं की शहरी की सारी कार्य कानून व्यवस्था संभालते थे। अब दादा भाई नौरोजी कहते परंतु यह प्रशासन भारतीयों के हित में नहीं है, बल्कि ब्रिटिश लाभ के लिए है। भारतीयों को उसे कर देकर उन्हें प्रशासन किया जा रहा है भी। तो उसने कहा कि लेकिन जो प्रशासन है ना, आपने जो ये व्यवस्था बनाई है ये हमारे लिए नहीं है, इनसे आप हमारा शोषण कर रहे हैं। आधी बात आपको समझ में, ये वार्तालाप है। फिर ब्रिटिश अधिकारी कहता आप कहना क्या चाहते हैं। दादा भाई नौरोजी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह शासन अन ब्रिटिश है, क्योंकि यह न्याय और समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है भी। ठीक है, ये शासन क्या है, अत्याचार, ये उपनिवेशवाद है। क्या है ये, उपनिवेशवाद। अंग्रेज कहते हैं हमने उपनिवेश नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारतीय संसाधनों का शोषण किया। ये बात इस प्रकार से आप किसी के, गांधी जी से वार्तालाप करवा दीजिए, चाहे किसी से भी, चाहे आप खुद से कर दीजिए। एक अंग्रेज अधिकारी बन जाइए, एक बच्चा आपका कोई भी भारतीय क्रांतिकारी बन जाएगा, भारतीय नेता बन जाए।
कोई डाउट? क्लियर? औपनिवेशिक काल में अपने राज्य या क्षेत्र किसी स्थानीय प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व। अब देखिए, अब आपको बताना कि 1857 का जो किसी भी जो अंग्रेजों का विरोध हुआ ना आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं पे हुआ, जैसे आप बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, महाराष्ट्र का हो, वहां आपको विरोध देखना। अब किसने विरोध किया था अभी? तो यहाँ आपको हरियाणा का एक विरोध दे रखा है, तो हो सकता है आप बिहार से हो, आप उत्तर प्रदेश में, वहां 1857 क्रांति का कोई नेता होगा, उसने किस प्रकार से विरोध किया वो आपको लिखना। देख लिए, विशिष्ट कारण बाहरी कर, अंग्रेजों की दमनकारी नीति और स्थानीय शासकों के अधिकारों का हनन। तो कारण क्या था भी कि अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी, स्थानीय शासकों के अधिकारों का हनन था। जो आपके स्थानीय शासक थे ना राजा, उनके अधिकारों का क्या कर दिया? हनन कर दिया भी, उनके अधिकार छीन लिए गए। अब नेतृत्व क्या था? राव तुलाराव नेतृत्व किया था। रेवाड़ी वो शहर था, जगह थी जहां पर उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है। कारण क्या थे? अंग्रेजों की दमनकारी नीति भी, शोषण कर रहे थे अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय राजाओं के अधिकारों का छीनना भी। ठीक है। मांगे अंग्रेजी शासन का अंत और स्वशासन की मांग क्या थी कि अंग्रेजी शासन का अंत और स्वशासन की पुनर्स्थापना की, दोबारा हमारा राज्य दोबारा स्थापित हो जाए, हमारी सरकार बन जाए, हम ही अपने देश पर राज करें, अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाए, ये मांग थी। नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश प्रतिक्रिया भी। अब ब्रिटिश ने क्या किया? विद्रोह को कठोरता से दबाया गया, नेताओं को दंडित किया गया, नेताओं को दंड दिया गया, खूब उनको मारे गए, किसी को फांसी दे दी गई, इस प्रकार विद्रोह को दबा दिया गया। आज सम्राट राव तुलाराम की स्मृति में स्मारक है, मेले हैं, देशभक्ति गीतों के माध्यम से उन्हें याद किया जाता है। उनकी 23 सितंबर के लिए शहीदी दिवस भी मनाया जाता है हरियाणा में। तो ये चीज आपको याद करते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको इस लेसन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय के क्वेश्चन आंसर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।